नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। अमेरिका ने समझौता नहीं माना तो युद्ध को तैयार है ईरान, फारस की खाड़ी में बढ़ा तनाव। जन्म से नागरिकता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई नाराजगी। सरकार ने E20 योजना को प्रयोग बताने वाली भ्रामक मीडिया खबरों को पूरी तरह किया खारिज। वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा तेलंगाना में कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया कि यदि अमेरिका दोनों देशों के बीच हुए 14 बिंदुओं वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पालन नहीं करता तो ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। कालिबाफ ने फारस की खाड़ी की हालिया घटनाओं को समझौते का उल्लंघन बताया और कहा कि जिम्मेदारी पूरी होने तक कोई अंतिम बात नहीं होगी। इस MOU के तहत समुद्री नाकेबंदी हटने से ईरान अब तक 4 करोड़ बैरल से अधिक तेल निर्यात कर चुका है। कालिबाफ ने हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का अधिकार जताते हुए कहा कि जहाजों को 60 दिनों के बाद शुल्क देना होगा। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई राजनीतिक बैठक तय नहीं है। दोहा में केवल तकनीकी मुद्दों और जमी हुई संपत्तियों को जारी करने पर बातचीत होगी। फिलहाल कतर ने भी तकनीकी स्तर की वार्ता जारी रहने की बात की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्र के हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया और कहा कि लगातार कूटनीतिक कोशिशों से क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। PM मोदी ने हॉर्मुज में सुरक्षित और बिना रुकावट समुद्री आवाजाही की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये रास्ता भारत और दुनिया के व्यापार व ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत अहम है। वहीं भारत में ईरानी दूतावास के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की सफल बैठक के लिए भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते भरोसे और पुराने ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित हैं। अमेरिका में जन्म से नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस नया कानून बनाकर इस व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। ट्रंप ने सांसदों से जल्द कार्रवाई करने की अपील की और अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया जिसमें अवैध प्रवासियों या अस्थायी वीजा पर रह रहे लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया था। अदालत ने 6-3 के बहुमत से कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा नागरिक होगा। वहीं अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि अवैध बर्थ टूरिज्म और कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये फैसला ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक अफगान तालिबान बलों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों का निशाना ISIS के ठिकाने बताए जा रहे हैं। तालिबान सरकार का कहना है कि इन जगहों से अफगानिस्तान में हमलों की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में कई आतंकवादी मारे गए हैं और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास हवाई हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुताबिक इन हमलों में नागरिकों की मौत और घायल होने की खबरें सामने आई थी, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकियों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ अफगान सरकार ने भी पाकिस्तान पर नागरिकों की मौत का आरोप लगाया है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। भारत ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि E20 कार्यक्रम को लेकर सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ कहा कि ये दावा पूरी तरह गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने E20 कार्यक्रम को चल रहा प्रयोग बताया। अटॉर्नी जनरल ने कार्यालय ने कहा कि अदालत में ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है और इस तरह की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं।
सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना बताया था कि एथेनॉल आवंटन से जुड़े ऐसे कई मामले अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इन सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका मकसद एक जैसे कानूनी सवालों पर अलग अलग फैसले आने से बचना और पूरे मामले का जल्द समाधान करना है। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि अगर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का एथेनॉल की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी और देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक अब 11 जुलाई की बजाय 6 जुलाई को होगी। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी 14 सदस्यों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बैठक में ट्रस्ट के कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई व्यवस्था और नियमों पर चर्चा होगी। ट्रस्ट में खाली पड़े एक सदस्य के पद को भरने का प्रस्ताव भी जारी रखा जा सकता है। जुलाई की शुरुआत में देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 तक की कटौती की गई है। दिल्ली में ये सिलेंडर अब 2,930 रुपए का, लखनऊ में 3,052 रुपए का, कोलकाता में 3,081 रुपए का और पटना में 3,227 रुपए का मिलेगा। इससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए, लखनऊ में 989 रुपए, कोलकाता में 968 और पटना में 1,031 रुपए बनी रहेगी। साल 2026 में ये पहली बार है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इतना सस्ता हुआ है। इससे पहले मार्च में जून तक इसकी कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं। ऐसे में लंबे समय बाद आई इस कटौती से छोटे कारोबारियों को राहत मिली है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह की राहत नहीं मिली। आरबीआई की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है, लिक्विडिटी बेहतर है और गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए लंबे समय के बाद सबसे कम स्तर पर है। हालांकि आरबीआई ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है। देश की आयातित तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं पर निर्भरता के कारण ऊर्जा कीमतों में अचानक बढ़ोतरी और सप्लाई चेन में बाधा का खतरा बना रहता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक तनाव के चलते विदेशी निवेश में कमी और रुपए में दबाव देखा गया है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव का असर सरकारी बॉन्ड यील्ड पर भी पड़ा है। आरबीआई ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और महंगाई भी नियंत्रण में है। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिए गए हैं कि वैश्विक शेयर बाजारों में तेज गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पर तीखा हमला बोला है। हैदराबाद में रैतु भरोसा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज्य के बीजेपी को चुनाव में करारी शिकस्त देगी और उनकी रणनीतियां यहां काम नहीं करेंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक नए नेता आकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि वे उनका नाम भी ठीक से नहीं जानते। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ऐसे दावे किए गए थे, लेकिन सरकार बनाने में लंबा समय लगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और जनता उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कार्यकर्ता बैठक में कहा कि पार्टी राज्य में तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में सरकार बनाकर रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक जाकर सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और कथित विफलताओं को उजागर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की भी घोषणा कर दी है। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी विवाद एक बार फिर से सामने आ चुका है। पार्टी ने अपने पूर्व प्रवक्ता एमजी महेश को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस फैसले पर महेश ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी बातें रखी वो पार्टी के हित में थी, लेकिन उन्हें सजा दी गई। महेश का कहना है कि उन्होंने हाल ही में हुए एमएलसी चुनावों में और कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी की आंतरिक बैठक में अपनी राय दी थी। उनका दावा है कि उनका मकसद संगठन की समस्याओं को सामने लाना था, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की कुछ विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद पार्टी में बहस तेज हो गई। इसी बैठक में नेतृत्व और चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल भी उठे थे। बताया जा रहा है कि महेश ने
राज्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और फिर निष्कासन की कार्रवाई हुई। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।